अस्सलाम वालेकुम। आज हम DELED एंट्रेंस टेस्ट 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हमारी टेबल पर इस दाखला टेस्ट के पास्ट पेपर्स, सिलेबस के नोट्स और एग्जामिनर की तरफ से दी गई गाइडलाइंस का एक पूरा स्टैक मौजूद है। राइट। और इन तमाम सोर्सेज को पढ़ने के बाद एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। तसव्वुर करें कि एक कमरे में 40-8 साल के बच्चे बैठे हैं और वहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है। बिल्कुल एक आम क्लासरूम का मंजर। एग्जैक्टली ऐसी अजीब और केओटिक सूरत हाल में किसी उम्मीदवार को यह पता होना कि टेलीविज़न किसने इजाद किया था, उसे बिल्कुल नहीं बचाएगा। अगर उस कैंडिडेट के पास इस शोर को संभालने का नफ्सियाती मिजाज यानी साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट नहीं है, तो मालूमात का जखीरा किसी काम का नहीं है। सही कहा। और यही इस तफसीली जायजे का बुनियादी मकसद है। हम सिर्फ पिछले साल के सवाल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस इम्तिहान की साख्ता यानी इसके स्ट्रक्चर और इसके पीछे छुपे हुए कॉग्निटिव लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का ये जो दाखला टेस्ट होता है, इसमें कल 100 ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवालात होते हैं। कैंडिडेट को इन 100 सवालात का सामना करना होता है, जो मुख्तलिफ जहनी सलाहियतों को परखने के लिए अलग-अलग हिस्सों में बांटे गए हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखेंगे कि इस टेस्ट का असल मकसद उम्मीदवारों की सिर्फ मालूमात या उनकी मेमोरी जांचना हरगिज नहीं है। राइट। ये कोई आम जनरल नॉलेज का क्विज नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट है। इसका मकसद मुस्तकबिल के असातिज़ा यानी फ्यूचर टीचर्स के सामान्य ज्ञान और टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे शिक्षण अभिरुचि भी कहा जाता है, उसका आकलन करना है। अच्छा, यानी सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचें तो इस निज़ाम को ऐसे लोग चाहिए जो ना सिर्फ हक़ाइक़ की जानकारी रखते हों, बल्कि उस जानकारी को बच्चों तक पहुंचाने का रवैया और जहनी सलाहियत भी रखते हों। एग्ज़ाम सेट करने वालों का मकसद ऐसे अफराद को चुनना है जो प्रेशर में ठीक फैसला कर सके। चलिए, इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। सबसे पहले इम्तिहान के नियम और हिदायत यानी रूल्स ऑफ द गेम पर बात करते हैं, क्योंकि किसी भी मैदान में उतरने से पहले उसके उसूल मालूम होने चाहिए। बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है। जब एक उम्मीदवार टेस्ट हॉल में दाखिल होता है तो उसे OMR शीट दी जाती है। सोर्स मटेरियल वाज़े तौर पर बताता है कि जवाब देने के लिए सिर्फ OMR शीट का इस्तेमाल लाजमी है और इस पर सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। राइट। और रफ वर्क के लिए रफ वर्क के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के आखिर में उसके लिए मखसूस खाली जगह दी गई होती है। लेकिन यहाँ एक सबसे अहम पॉइंट है, एक ऐसी टेक्निकल डिटेल जो हर कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी को बुनियादी तौर पर बदल देती है। बिल्कुल, और वो अहम पॉइंट है नो नेगेटिव मार्किंग। इस इम्तिहान में कोई मनफी मार्किंग नहीं होती। वाह, ये तो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। ये एक ऐसी सहूलत है जो वाकई गेम चेंजर साबित होती है। जब गलत जवाब देने पर नंबर नहीं कट रहे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उम्मीदवारों को सभी 100 सवालात को हल करने की कोशिश लाजमी करनी चाहिए। यानी कुछ खाली नहीं छोड़ना। एग्जैक्टली एक भी सवाल खाली छोड़ना अपने ही नुकसान में जाता है, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने का नतीजा भी जीरो है और गलत होने का नतीजा भी जीरो। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता तो वहां कैलकुलेटेड गेस यानी अंदाजा लगाना चाहिए। मेक सेंस। ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक इस्तेमाल करके 2 गलत ऑप्शंस को निकाल दें और बाकी 2 में से एक पर निशान लगा दें। इस हिकमत अमली से मार्क्स बढ़ने के इम्कानात काफी ज्यादा हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन और अमली हिकमत अमली है। तो अब जब हमने रूल्स ऑफ द गेम समझ लिए हैं, तो टेस्ट के पहले हिस्से यानी पार्ट ए पर बात करते हैं। पार्ट ए पूरी तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या तथ्यात्मक जानकारी पर मबनी है। राइट, इसमें मोस्टली फैक्ट्स ही होते हैं। जी, इसकी 3 बुनियादें देखी गई हैं: जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू और जनरल इंग्लिश। अगर इस हिस्से का तज्जिया किया जाए तो हम इसे उम्मीदवार की मेमोरी और बेसिक ग्रामर का टेस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। आइए इस फॉर्मेट को बेहतर समझने के लिए सोर्स मटेरियल में मौजूद पास्ट पेपर्स से कुछ मिसालें निकालते हैं। अब देखिए, जैसे साइंस के सेक्शन में बड़ी बुनियादी चीज़ें पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल पढ़ता हूँ मैं। सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरी और डी नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट ब्लाइंडनेस। ये बेसिकली साइंस के बुनियादी हकायक का हिस्सा है।
और अगर किसी ने बेसिक बायोलॉजी पढ़ी है तो ये फौरन याद आ जाता है। सही कहा। एक और दिलचस्प मिसाल देखते हैं जो इजादात के बारे में है। सवाल है, टीवी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस हैं ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी जेल बेयर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेल बेयर्ड। ये भी सीधी आम मालूमात का सवाल है। कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इस हिस्से में साइंस से मुतालिक और भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे येलो फीवर किस वजह से होता है या नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगर एसिड्स की बात की जाए तो सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक फैक्ट है। सही। और अगर फिजिक्स की स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखा जाए तो मिसाल के तौर पर ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई जूल पूछी जाती है। ये सब हार्ड फैक्ट्स हैं जो सीधे टेक्स्ट बुक से उठाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बाद पार्ट ए में ही जबान की महारत यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी परखा जाता है। यहाँ जनरल उर्दू और जनरल इंग्लिश दोनों शामिल हैं। जी, जबान पर उबूर तो जरूरी है। अगर हम उर्दू की बात करें तो इसमें बेसिक ग्रामर, हम मानी अल्फाज यानी सिनोनिम्स, मुतजाद अल्फाज यानी एंटोनिम्स और जुमला की साख्त यानी सिंटेक्स का इम्तिहान लिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक टीचर के लिए ज़बान इतनी अहम क्यों है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी वजह यह है कि एक टीचर को अपनी ज़बान पर मुकम्मल उबूर होना चाहिए ताकि वो बच्चों से साफ और दुरुस्त अंदाज में मुवासलात कर सके। अगर टीचर का अपना जुमला बनाने का तरीका ठीक नहीं होगा तो बच्चा एक मुश्किल कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा? और यही असूल इंग्लिश सेक्शन पर भी पूरी तरह लागू होता है। इंग्लिश सेक्शन में हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल पूछा जाता है। हाँ, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है पेपर में। सवाल है, लेट अस प्ले डैश चेस। ऑप्शंस हैं ए, बी, एन, सी, द और डी नो आर्टिकल। राइट। और बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे ब्लैंक से पहले द लगाने की गलती करते हैं। लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का उसूल है कि खेलों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। एग्जैक्टली। इसके अलावा वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आते हैं, जैसे लफ्ज डेमोलिश का उल्टा शब्द खोजना। डेमोलिश का मतलब है किसी चीज को तबाह करना, तो इसका एंटोनिम लाजमी तौर पर बिल्ड या कंस्ट्रक्ट होगा। एग्जाम सेटर्स ऐसी वोकैबुलरी चुनते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हो। इसके साथ साथ स्पेलिंग रूल्स पर भी सवाल आते हैं। यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर रिकमेंडेशन लफ्ज़ की सही स्पेलिंग पहचानना, जहाँ डबल सी या डबल एम देकर आंखों को धोखा दिया जाता है। हाँ, वो विजुअल ट्रैप होता है। सही। फिर इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स भी अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे पास्ट पेपर में एक और सवाल था, द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द मीटिंग। ऑप्शंस थे ए पुट ऑफ, बी पुट ऑन, सी पुट आउट और डी पुट इन। राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब मुलतवी करना या पोस्टपोन करना होता है। ये इंग्लिश का एक मखसूस ट्रैप होता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग उनके अल्फाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल, वहाँ लिटरल मीनिंग काम नहीं आते। और आखिर में PQRS यानी सेंटेंस सीक्वेंस के सवालात होते हैं, जहाँ जुमला के हिस्सों को सही तरतीब में लगाना होता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो पार्ट ए एक टीचर के दिमाग की हार्ड ड्राइव की तरह है। हार्ड ड्राइव के सेंस में? जिस तरह एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सारा बुनियादी डेटा, डिक्शनरीज और सिस्टम फाइल स्टोर होती हैं, उसी तरह पार्ट ए की ये मालूमात एक टीचर के जहन में महफूज होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्त आने पर वो इस बुनियादी ज्ञान और ज़बान की पकड़ का इस्तेमाल करके बच्चों के मसाइल हल कर सकता है। ये हार्ड ड्राइव वाली मिसाल वाकई बहुत मुफीद है। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ डेटा स्टोर करने से कंप्यूटर ढंग से काम नहीं करता। वो कैसे? उसके पास एक तेज प्रोसेसर भी होना चाहिए जो उस डेटा को फौरन फेच करे और सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। सिर्फ स्टोरेज काफ़ी नहीं है, प्रोसेसिंग पावर भी ज़रूरी है। और यही प्रोसेसर इस इम्तिहान का अगला हिस्सा है। Here's where it gets really interesting. क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार दुनिया भर की किताबें रट ले, एनसाइक्लोपीडिया घोल कर पी ले और सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर ले, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छा टीचर बन गया? कॉजल लिंक कहाँ है? वहीं तो मसला आता है।
सिर्फ हकाइक याद कर लेना एक बेहतरीन एजुकेटर बनने के लिए काफ़ी नहीं है, तो वाकई आगे क्या आता है? इस डेटा का अमली इतलाक कैसे होता है? आगे आता है पार्ट बी, जिसे हम प्रोसेसर कह रहे हैं। ये हिस्सा दरअसल इस एंट्रेंस टेस्ट की जान है और इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। पार्ट बी पूरी तरीके से लॉजिक और पेडागॉजी यानी शिक्षण पर फोकस करता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एग्जैक्टली इसका बुनियादी मकसद ये देखना है कि क्या उम्मीदवार रट्टाफिकेशन या रोट लर्निंग से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी अमली इतलाक करने की सलाहियत रखता है या नहीं। एक वाकई जिंदा क्लास में जब 50 शोर मचाते हुए बच्चे बैठे होते हैं तो वहाँ जूल एनर्जी की इकाई है, ये फैक्ट काम नहीं आता। वहाँ फौरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसको टेक्निकल जबान में टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। इस हिस्से में बहुत दिलचस्प मौजूआत शामिल होते हैं जो साइकोलॉजी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। पहला मौजू है क्लासरूम मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि क्लास में अचानक से बहुत शोरगुल हो रहा है और बच्चे किसी सूरत सुन नहीं रहे। एक टीचर होने के नाते अगला कदम क्या होना चाहिए? अब एग्जाम सेटर यहाँ ऑप्शंस में ट्रैप लगाता है, जैसे बच्चों पर चिल्लाना, प्रिंसिपल को बुलाना, क्लास से बाहर निकल जाना या कोई दिलचस्प एक्टिविटी शुरू कर देना। राइट और ज्यादातर जो गैर तजुर्बेकार उम्मीदवार होते हैं वो शायद गुस्से वाले ऑप्शन को चुनें। लेकिन पेडागॉजी सिखाता है कि करेक्ट आंसर हमेशा एक्टिविटी चेंज करना होगा ताकि बच्चों की तवज्जो वापस ली जा सके। दूसरा अहम मौजू है स्टूडेंट साइकोलॉजी, यानी बच्चों के सीखने के तरीके और उनके रद्दे अमल को समझना। क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ तरीके से सीखता है ना। सही कहा। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं जिन्हें तस्वीरें देखकर बात जल्दी समझ आती है, जबकि कुछ प्रैक्टिकल लर्नर्स होते हैं। इसके बाद टीचिंग मेथड्स पर बात होती है और आखिर में एक आदर्श टीचर की बुनियादी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये परखा जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज के ये हिस्सा बिल्कुल खुश्क थ्योरी नहीं है। ये टेस्ट दरअसल उम्मीदवार के रवैये, उसके मिजाज और उसके एटीट्यूड को मापता है। ये मापने का एक साइंटिफिक तरीका है। मतलब पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह का। जी, जब कोई टीचर बच्चों के सामने खड़ा होता है तो उसमें सब्र का होना इंतहाई जरूरी है। क्या वो मसलों को समझता है या सिर्फ अजीबोगरीब हालात पर गुस्से से रिएक्ट करता है। अगर एक बच्चा बार बार एक ही सवाल कर रहा है तो एक कैंडिडेट का जवाब अगर ये है कि बच्चे को डांट दिया जाए तो वो ऑप्शन कैटेगोरिकली गलत होगा। बिल्कुल सही। सही ऑप्शन हमेशा वही होगा जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, जो बच्चे की भलाई और समझदारी को फरोग दे। पेडागॉजी यही सिखाता है कि टीचिंग एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ पार्ट बी में एक और निहायत अहम सेक्शन जुड़ा हुआ है जो सीधा दिमाग की तेजी को निशाना बनाता है, और वो है मेंटल एबिलिटी और लॉजिक, यानी दिमागी सलाहियत और हिसाब का हिस्सा। ये सेक्शन काफी लोगों को मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। इस सेक्शन के सवालात वाकई कैंडिडेट्स का पसीना निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रटा हुआ फॉर्मूला काम नहीं आता, बल्कि दिमागी तेजी और फौरी नतीजा निकालने की सलाहियत काम आती है। चलिए इस सवाल में देखते हैं एक नंबर सीरीज की मिसाल। अच्छा। सवाल है कि इस सीरीज में अगला नंबर क्या होगा। सीरीज है 7, 26, 63, 124। ऑप्शंस हैं ए 215, बी 216, सी 217 या डी 218। यहाँ रुककर इस पैटर्न पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ एग्जाम सेटर उम्मीदवारों को ट्रैप करते हैं। इस पैटर्न को देखकर फौरन समझ नहीं आता कि ये किस चीज की लड़ी है। ये किसी आम पहाड़े या टेबल का हिस्सा नहीं है। तो कैंडिडेट करता क्या है वहां? आमतौर पर दिमाग इन नंबर्स के दरमियान का फर्क निकालने लगता है जो वक्त ज़ाया करने का सबब बनता है। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की मेंटल प्रैक्टिस अच्छी है तो वो दौराने इम्तिहान ये पहचान लेगा कि ये नंबर्स क्यूब्स के बहुत करीब है। ओ, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। अगर उसमें से 1 निकालें तो 7 बचता है। एग्जैक्टली। 3 का क्यूब 27 होता है, -1 करें तो 26। 4 का क्यूब 64, -1 हुआ 63। और 5 का क्यूब 125, -1 हुआ 124। तो इस मखसूस लॉजिक के हिसाब से अगला नंबर 6 का क्यूब यानी 216 -1 होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 215। कमाल का लॉजिक है। एक आम इंसान शायद इसमें मिनट ज़िया कर दे
और आखिर में सवाल छोड़ दे। उसी तरह लेटर सीरीज भी पूछी जाती है, जैसे WXCD, UVF, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाता है। जी, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेटर्स का कोड होता है। फिर इसके बाद मैथ का हिस्सा आता है, जिसमें सीधे इक्वेशंस के बजाय बॉड मास के उसूल परखे जाते हैं। यहाँ पर एक और सवाल है, 15% ऑफ 300 प्लस 45। ऑप्शंस हैं A 60, B 90, C 120 और D 150। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 90। इसे हल करने का लॉजिक बहुत सीधा है। पहले 300 का 15% निकालना होगा, जो 45 बनता है। फिर उसमें मजीद 45 जमा करें तो 90 आएगा। सुनने में ये इंतहाई आसान लगता है, लेकिन इम्तिहान के शदीद प्रेशर में छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक पूरा जवाब गलत कर सकती है। बिल्कुल। और प्रोपोर्शंस यानी समानुपात की मिसाल लें तो एक पास्ट पेपर में ये पैटर्न था, 72 रेशियो ब्लैंक एज 18:9। यहाँ लॉजिक ये है कि 18 का आधा 9 होता है, तो इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए 72 का आधा 36 होगा। सही। और मेंटल एबिलिटी का एक और हिस्सा जो उम्मीदवारों को काफी फंसाता है, वो है विजुअल रीजनिंग यानी दृश्य तर्क। इसमें फिगर पैटर्न्स होते हैं जहां तस्वीरों को मुकम्मल करना होता है। यानी स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। जी, जैसे एक बड़ी सी और कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल तस्वीर पेपर पर होती है और पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स यानी तिकोण हैं, ये गिनकर बताएं। यहाँ जरूरी है कि इन ट्रैप्स यानी आम गलतियों की निशानदेही की जाए जो एग्जाम सेटर्स जानते बूझते रखते हैं। ट्रैप्स किस तरह के? एक बहुत ही आम गलती ये होता है कि कोई उम्मीदवार अपनी अना यानी ईगो का शिकार होकर किसी एक मुश्किल विजुअल लॉजिक के सवाल पर अटक जाता है। वो तस्वीर को बार बार देखता रहता है, ट्रायंगल्स गिनता रहता है और अपना बहुत ही कीमती वक्त ज़ाया कर देता है। एग्जाम सेटर दरअसल यही तो चाहता है। यानी वक्त ज़ाया करवाना मकसद होता है। बिल्कुल। वो चेक कर रहा होता है कि क्या उम्मीदवार में वक्त की अहमियत समझने और आगे बढ़ने की सलाहियत है या नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या वाकई तस्वीरों में ज्योमेट्रिकल शेप्स देखने या उन्हें बैठकर गिनने से कोई शख्स एक बेहतर टीचर बन सकता है? इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद क्या है? ये बहुत मुनासिब और गहरी बात है। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाना कोई सीधा और आसान काम हरगिज नहीं है। एक टीचर को क्लास में हर वक्त मुतहर्रिक यानी मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है। राइट। ये तस्वीरी सवालात, ट्रायंगल्स गिनना और नंबर पैटर्न्स पहचानना दरअसल दिमागी तेजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और मसाइल को फौरन हल करने की अमली सलाहियत को जाहिर करते हैं। अचानक कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसकी तवक्को ना की हो। जैसे दो बच्चों में झगड़ा हो जाए? एग्जैक्टली और फौरन इंटरवीन करना पड़े। ऐसी सिचुएशंस में रियल टाइम डिसीजन मेकिंग या फौरी और दुरुस्त फैसले लेने की शदीद ज़रूरत होती है। ये मेंटल एजिलिटी उन्हीं पैटर्न रिकग्निशन स्किल्स से आती है जो इन एग्जाम्स में चेक किए जाते हैं। ये वाकई एक नया और हैरान कुन नजरिया है इस पेपर को देखने का। अब जब हमने इस तफसीली जायजे में इम्तिहान की दोनों साखों यानी पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छी तरह समझ लिया है, तो हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। पार्ट ए जो प्योर फैक्ट्स और मेमोरी पर मबनी है, और पार्ट बी जो फास्ट थिंकिंग पर। दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। इन दोनों हिस्सों को डील करते हुए दिमाग को मुख्तलिफ हालात में स्विच करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस एग्जाम हॉल के प्रेशर में हिकमत अमली और वक्त का इंतजाम यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? सुनने वालों के लिए इस पर क्या एडवाइस है? देखिए, सामने 100 सवालात हैं और वक्त बहुत ही महदूद होता है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बुनियादी असूल ये है कि वक्त की सही और मुनासिब बंद होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राइट। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई उम्मीदवार दिलचस्पी की वजह से किसी एक मेंटल एबिलिटी के सवाल पर 5 मिनट लगा दे। यहाँ प्रायोरिटाइजिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस यानी मुश्किल सवाल को वक्ती तौर पर छोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी स्किप एंड मूव ऑन। जी, सबसे पहले वो तमाम सवाल हल करने चाहिए जो फैक्ट बेस्ड हैं, जैसे जनरल नॉलेज और इंग्लिश या उर्दू ग्रामर। ये सवाल चंद सेकंड्स में हल हो जाते हैं। जब आसान सवाल हल हो जाएं, तो फिर बचे हुए वक्त में इत्मीनान से मैथ और रीजनिंग पर वापस आना चाहिए। ये एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच है।
ये टाइम मैनेजमेंट की एडवाइस सुनने वालों के लिए वाकई बहुत मददगार साबित होगी। साथ ही सोर्स मटेरियल में टेस्ट की तैयारियों के मुतालिक एक अमली रणनीति भी वाज़ेह की गई है। सबसे पहले साइंस और जनरल नॉलेज के बुनियादी हकाइक की रिवीजन लाजमी है। बिल्कुल। उसके बाद इंग्लिश और उर्दू ग्रामर की बाकायदा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात बताई गई है वो ये है कि मेंटल एबिलिटी, स्पेशल पैटर्न्स और लेटर सीरीज़ की रोज़ाना मश्क करनी चाहिए। ये ऐसी स्किल्स नहीं है जो कोई एक रात में रट्टा मारकर सीख लें। इनके लिए जहन को ट्रेन करना पड़ता है, सच में। जी, और इसके साथ ही सबसे बड़ा हथियार पिछले सालों के पेपर्स यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या PYQ का नियमित अभ्यास है। जब रोजाना पुराने पेपर्स टाइम लिमिट सेट करके हल किए जाएं, तो एग्जाम हॉल में जाकर असली पेपर बिल्कुल अनजान नहीं लगता। एग्जैक्टली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस को कम नहीं समझा जा सकता। वो उम्मीदवार को उस मखसूस प्रेशर और पैटर्न का आदी बना देते हैं। जब कोई शख्स रोज प्रैक्टिस करता है तो वो क्यूब लॉजिक जो नए उम्मीदवार को मुश्किल लग रही होती है वो 2 सेकंड में क्लिक कर जाती है। इस पूरे तफसीली जायजे से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि DELED का ये टेस्ट उम्मीदवारों के दिमाग के हर हिस्से को झंझोड़ता है। कुछ याद रखने का, कुछ रूल्स को समझने का और ज्यादातर मुश्किल हालात में फौरन फैसला करने का। ये बस एक कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक इंसान की जहनी साख्त का मुकम्मल आकलन है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इस पूरे जायजे में देखा कि टेस्ट में फास्ट थिंकिंग, लॉजिक और कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। लेकिन अगर हम सिस्टम को एक बड़े तनाजुर में देखें और अपने फ्यूचर टीचर्स को सिर्फ इस बुनियाद पर जज कर रहे हैं कि वो मैथ की इक्वेशंस कितनी तेज़ी से हल करते हैं, राइट। तो क्या हम एजुकेशन सिस्टम में एम्पैथी यानी हमदर्दी से ज़्यादा एफिशिएंसी को अहमियत नहीं दे रहे? एक अच्छा टीचर सिर्फ वो नहीं जो फास्ट प्रोसेसर रखता हो, बल्कि वो भी तो है जो शांत रहकर सब्र के साथ एक कमजोर बच्चे को ठीक से समझ सके। क्या ये प्योरली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स वाकई एक बेहतरीन इंसान की पूरी तस्वीर कश करते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर पॉलिसी मेकर्स और हम सबको आगे मजीद गौर करने की जरूरत है। ये थे DELED एंट्रेंस टेस्ट के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम DELED एंट्रेंस टेस्ट 20